कदम कदम पर धूल उड़ी, राहें रुक रुक कर चलीं, फिर भी जले चिराग कुछ आंधियों के दौर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित यूपीएससी और अन्य सिविल सर्विस परीक्षा के स्तर के विश्लेषणात्मक प्रश्न। आज के सत्र में कुल 10 प्रश्न हैं। ध्यान से देखिए और हल कीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, विचार करें। इसका पहला कथन है, 1857 का विद्रोह पूर्ण रूप से असफल रहा। दूसरा कथन है, इसकी असफलता के कारणों में सामाजिक सुधारों के विरुद्ध जनाक्रोश भी शामिल था। तीसरा कथन है, यह विद्रोह पूरे भारत में फैला। तीनों कथनों में से हमें बताना है कितने कथन सही और कितने गलत हैं, उनको हटाना है। ऑप्शन ए, सत्य कथन कौन कौन से इसमें से? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। 1857 की क्रांति से संबंधित तीनों कथनों में से केवल पहला कथन, 1857 का विद्रोह पूर्ण रूप से असफल रहा, ये सत्य है। और इसका दूसरा कथन, इसकी असफलता के कारणों में सामाजिक सुधारों के विरुद्ध जनाक्रोश भी शामिल था, ये भी सत्य कथन है। इसका तीसरा कथन, यह विद्रोह पूरे भारत में फैला था, ये पूर्ण रूप से गलत है। 1857 के विद्रोह के बारे में हमें यह भी पता है कि यह विद्रोह हमारे भारत के दक्षिण हिस्से, दक्षिण भारत में संपूर्ण रूप से तथा पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, इन तीनों हिस्सों में 1857 का विद्रोह नहीं दिखा। इसका मेन एक कारण है कि यहाँ पर पहले से विद्रोह हो चुके थे और जिनका दमन अंग्रेजों द्वारा बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था और किन राज्यों को इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन ए, लॉर्ड बेलेजली, झांसी नागपुर, ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी, सतारा, झांसी नागपुर, ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग, अवध पंजाब, ऑप्शन डी, लॉर्ड बेंटिक, अवध झांसी। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी, सतारा, झांसी नागपुर। अगर आपको पढ़ते समय लॉर्ड शब्द सही नहीं लग रहा तो आप इसको ना पढ़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, केवल याद करने के लिए ये सुविधाजनक रहता है। लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, झांसी, नागपुर, इन तीनों रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, जिसको हम व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं, सिद्धांत, इसके द्वारा इन तीनों राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ पर हमें ये देखना है कि सतारा जो है 1848 में मिलाया गया, झांसी हमारी 1853 और नागपुर 1854 में हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। हड़प नीति में डलहौजी के पहले भी और वायसराय भी आए, सभी में गवर्नर जनरल आए, उस टाइम पे भी ये सिद्धांत रहा। कुल मिलाकर टोटल लगभग 29 रियासतें, इनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही एक बात और ध्यान रखना है, भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई और डलहौजी ने ही गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया। गोरखा सैनिकों को उस समय पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार।
मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में ये हुआ था। जो मॉर्ले थे वो हमारे भारत के सचिव थे उस टाइम पर, और मिंटो तत्कालीन वायसराय। यहाँ पर भारतीयों को केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया गया। साथ ही एक पॉइंट और इसका महत्वपूर्ण है कि मोहल्ले मिंटो सुधार में ही मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सामुदायिक प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, एल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद के किस पहलू को प्रबल किया? ऑप्शन ए धार्मिक सुधार, ऑप्शन बी भारतीय न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी ब्रिटिशों के प्रति भारतीयों की वफादारी, ऑप्शन डी नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता। एल्बर्ट बिल जो कि 1883 में पारित हुआ था। इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट भारतीय न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा ही लगा सकते हैं, पर यहाँ पर हमें सबसे सही आंसर देखना है जो है ऑप्शन डी नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता। एल्बर्ट बिल के पहले भारतीय जितने भी न्यायाधीश जो भारतीय मूल के थे, हिंदी थे, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन लोगों के जितने भी विवाद होते थे उनको सुनने का अधिकार नहीं था। एल्बर्ट बिल पास होने के बाद ये तय हुआ कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा। जाहिर सी बात है इसका विरोध उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी, जो अंग्रेज थे इंडिया में रह रहे थे, इनका यहाँ पर मुख्य रूप से काम था चाय और नील की खेती। इनके मालिक थे। इन लोगों ने एल्बर्ट बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया क्योंकि एंग्लो इंडियन इन्हीं के द्वारा भारतीय मजदूर और किसानों पर अत्याचार किए जाते थे। जब इनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में सत्य नहीं है? ध्यान देना, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त समिति थी। ऑप्शन बी इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई थी। ऑप्शन सी इसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। ऑप्शन डी इसमें संयुक्त निर्वाचिका का समर्थन किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त समिति थी। बिल्कुल गलत कथन है। यह समिति भारतीयों द्वारा बनाई गई थी, भारतीयों द्वारा निर्मित थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, इसलिए इसका नाम नेहरू रिपोर्ट हुआ। और जो नेहरू रिपोर्ट है ना, ये साइमन कमीशन इसके विरोध में लाई गई थी। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर यह भी याद रखना है कि तीनों कथन कौन कौन सा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात, डोमिनियन स्टेट्स का और संयुक्त निर्वाचिका का, ये सभी नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे। इन लोगों की मांगे थी। परीक्षा में ये ऑप्शन भी आ सकते हैं केवल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, स्वदेशी आंदोलन की तत्काल पृष्ठभूमि क्या थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन 1905, ऑप्शन बी साइमन कमीशन का बहिष्कार, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल साधारण सा सवाल है। इसका आंसर है ऑप्शन ए बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 आने के बाद ही लोगों ने स्वदेशी आंदोलन किया। अगर हमें इन सभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। साइमन कमीशन के बारे में हम जानते हैं 1928 में, रोलेट एक्ट का हम 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बारे में आप जानते हैं कब हुआ था, 1919 में ही। इसकी डेट अगर देखें तो 13 अप्रैल। तो बंगाल विभाजन क्या था? स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था। स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, कपड़ों की होली जलाई तथा स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी सेवाओं का तथा न्यायालयों का बहिष्कार किया। ऑप्शन नंबर
सॉरी, प्रश्न नंबर 7, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता सौंपना। ऑप्शन डी, संविधान सभा का गठन करना। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हमारा होगा प्रश्न नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन प्राप्त करना या भारतीय सहयोग प्राप्त करना। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 मार्च के महीने में। और इस मिशन को जो भारत में लाए थे वो थे ब्रिटिश संसद, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। इनको प्रधानमंत्री चर्चिल ने भेजा था। लेबर पार्टी के थे। इनका पूरा नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन किन घटनाओं के विरोध में था? पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, दूसरा है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा, तीसरा है नमक कानून। तीनों कथनों में देखिए हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, सत्य कथन बताना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। बी, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 3। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों कथनों में से यहाँ पर केवल तीसरा सत्य है, नमक कानून। इसके लिए किया गया था, इसके विरोध में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी 12 मार्च 1930 से। 6 अप्रैल को दांडी या डांडी जैसे भी पढ़े, यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, वो 240 किलोमीटर की थी, जिसको 24 दिनों में पूरा किया था। गांधी जी के साथ उनके 78 समर्थक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिंटो। ऑप्शन बी, दांडी यात्रा इरविन। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन लिन लेथगो। ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड रीडिंग। इनमें से हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। शुरुआत में दिए गए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के टाइम पर हुआ, दांडी यात्रा किस वायसराय के टाइम पे हुई, भारत छोड़ो आंदोलन और चौरी चौरा कांड किस वायसराय के टाइम पर हुए, हमें ये बताना है इनमें से कौन सुमेलित है। जलियांवाला बाग, इसका आंसर होगा ए, हत्याकांड। लॉर्ड मिंटो के टाइम पर नहीं है, ये है लिन लिथगो के टाइम पर। सॉरी मिस्टेक है। जलियांवाला बाग कांड चेम्सफोर्ड के समय पर हुआ, जिनका समय था 1916 से 21। इनका कार्यकाल था वायसराय का। दांडी यात्रा इरविन के समय पर हुई थी। इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931। देखिए एक ही प्रश्न में हम इस बहुत सारे तथ्य याद कर सकते हैं। और सी, भारत छोड़ो आंदोलन लेन लेथगो के टाइम पर हुआ था और इनका समय काल था 1936 से 1943। और चौरी चौरा कांड रीडिंग के टाइम पर हुआ था। रीडिंग का टाइम पीरियड था 1921 से 1926। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते की शर्तों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ऑप्शन बी, खादी के प्रचार की अनुमति। ऑप्शन सी, नमक पर कर का अंत। ऑप्शन डी, हिंसा के मामलों में कैदियों की रिहाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नमक कर का अंत। ये गांधी इरविन समझौते में नहीं था। गांधी इरविन समझौते में क्या क्या शामिल था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई, खादी के प्रचार की अनुमति, हिंसा के मामलों में कैदियों की रिहाई। इस समझौते में गांधी जी ने एक और मांग की थी, वो थी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को माफ करना।
फांसी माफ़ करने के लिए गांधी जी ने कहा और इसको नामंजूर कर दिया गया था। ऐसा नहीं है गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने की कोशिश नहीं की। आज का ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। मैं 10 प्रश्नों को बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस कारण मैं उसके अंदर की बहुत सी और भी तथ्यों को डिटेल्स में नहीं बता सकता। लेकिन आप इन सब प्रश्नों को हल कर और गहराई से उनके बारे में पता करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।